हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। और आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट पोएम, यानी जो कक्षा 10 की है। तो इसकी फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ के कण या बर्फ़ की धूल, क्योंकि स्नो का मतलब होता है बर्फ़। और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये इसके पोइट हैं, कवि हैं इसके। तो और इन्होंने ये कविता बहुत छोटी लिखी है, लेकिन इसके अंदर इसका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है। लैंग्वेज बहुत आसान है। तो देखते हैं पहली लाइन, द वे अ क्रो। तो यहाँ पर देखो, एक क्रो का मतलब होता है कौवा। और सामान्य तौर पर जितने भी कवियों ने अब तक अपनी कविताओं में जिन पक्षियों का यूज़ किया है वो है जैसे गौरैया है, नाइटेंगल है, पैरट है, पिकॉक है, इनका यूज़ किया है, यानी कि ये खुशियों का प्रतीक होते हैं। लेकिन पहली बार कवि ने कौवे का प्रयोग किया है। और कौवा जो भी शब्द है, इसको हम कभी कभी, अगर आपने सुना होगा कि कौवे की तरह काँव काँव करना, ये बातें हम तब कहते हैं जब हमारा मन क्रोधित हो या दुखी हो। तो यहाँ पर क्रो अगर कवि ने यूज़ किया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उसका मन सैड है, यानी उदास है वो। और यहाँ पर अगली लाइन में इन्होंने एक और यूज़ किया है, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री होता है वाइट कलर से, और इसके जो फूल हैं वो वाइट कलर के होते हैं। तो ये ये भी एक सिंबल है सैडनेस का, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइजनस ट्री का प्रयोग करना एक सैडनेस को शो करता है, तो यानी दुख का प्रतीक है ये। अब देखते हैं पूरी पोएम का ट्रांसलेशन। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कि एक तरीका, वे यानी यहाँ पर रास्ता नहीं है, एक तरीके से एक क्रो ने क्या किया, हिलाया, और डाउन ऑन मी, और मेरे ऊपर गिरा दिया, द डस्ट, वो धूल, ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की धूल को गिरा दिया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो कवि है वो हेमलॉक ट्री के नीचे है, या तो वहाँ से गुजर रहा था या उसके नीचे खड़ा हुआ था। इतने में जो कौवा है वो या तो वहाँ पर आया होगा, या वो यहाँ से उड़ा होगा, या अपने आप को एडजस्ट किया होगा, वो जो पहले अगर बैठा हुआ होगा। तो इतनी सारी कंडीशंस में एक कंडीशन कौवे के साथ रही होगी। तो उसने जो ही ये क्रिया की, और वहाँ से ऊपर से जो बर्फ़ गिरी हुई थी पेड़ों पर, वो गिर के और कवि के कंधों पर या सिर पर आ गिरी। जब ये सब कुछ हुआ, शूक डाउन यानी हिलाया, शूक का मतलब यहाँ पर होगा हिलाया, तो यानी पेड़ पत्तों को, उनके टहनी को हिलाया क्रो ने, और क्रो को हिलाते वहाँ पर जमी बर्फ़ गिर पड़ी। हैज़ गिवन माई हार्ट। तो इस पूरी की पूरी जो घटना हुई, इसने मुझे क्या किया, मेरे हृदय परिवर्तन कर दिया, मेरे हृदय बदला, अ चेंज ऑफ मूड, और मेरा मूड बदल गया, जो भी मैं सोच रहा था वो बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हर्ड र्यूड। तो यहाँ पर र्यूड जो वर्ड आया है, ये है र्यू की सेकंड फॉर्म। रूट वर्ड र्यू है, जिसका मतलब होता है अफसोस करना। तो अफसोस करना का इन्होंने, जो कवि है उन्होंने अफसोस किया। तो हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज, को मेरा हृदय था वो बदल गया है, मेरा मूड बदल गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मैंने अब बचे हुए जो दिन था, जो दिन का भाग है, उसको मैंने सेव कर लिया। इट मीन्स मैंने सही काम में लिया। आई हैड र्यूड, लेकिन मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि मैंने पहले का जो पार्ट था यानी दिन का, वो मैंने ख़राब कर दिया या यूजलेस गंवा दिया। तो अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस के एग्जाम में एक्सप्लेनेशंस किस तरह से आते हैं। ये तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब इसमें दो छंद दिए गए हैं, एक तो ये छंद है, यानी कि ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ पर दो छंद दिए हैं, तो इन दोनों के हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन एग्जाम में किस तरह से इनकी व्याख्या करते हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। तो जब भी हम कोई व्याख्या करेंगे तो उसके चार पार्ट्स होते हैं। चार पार्ट्स कौन कौन से? पहला पार्ट होता है रेफरेंस, दूसरा पार्ट होता है कॉन्टेक्स्ट, और तीसरा पार्ट एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद चौथा पार्ट होता है क्रिटिकल नोट। ये मोस्टली ग्रामर्स वगैरह में नहीं मिलेगा, लेकिन हमें लिखना होता है ताकि अच्छा इम्प्रेशन पड़े। रेफरेंस के अंदर हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि ये जो कविता है वो कहाँ से ली गई है और इसका कवि कौन है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक या दो लाइन में लिखना होता है कि इस जो हम जिसका व्याख्या करने जा रहे हैं उसमें क्या कहा गया है। एक्सप्लेनेशन
उन जो भी हमें छंद दिया गया है उसके बारे में हम बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है। और चौथा है क्रिटिकल नोट। इसके अंदर उसने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, कोई सिमिली, कोई मेटाफर अगर यूज़ किया हो तो उसके बारे में हम लिखेंगे। तो देखते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशंस। पहला छंद देखते हैं, और पहला छंद है हमारा द वे से लेकर हेमलॉक ट्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द वे और हेमलॉक ट्री, यानी प्रथम एक या दो शब्द और अंत के एक या दो शब्द बीच में डैश डैश लगाएंगे, जिसका तात्पर्य होगा कि ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का छंद है। सबसे पहले लिखते हैं हम रेफरेंस, क्योंकि 4 पद होते हैं इसमें। सबसे पहला रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल नोट। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर आंसर में ये आएगा, 4 नंबर का लगभग आता है। तो इन 4 नंबर को हम कैसे लेकर आएँ, उसके ये पद हैं 4। तो पहला है रेफरेंस, और रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। और इसके अंदर हम सिर्फ इतनी बातें, 2 ही चीज़ें लिखते हैं कि ये लाइन से कहाँ से ली गई है, यानी किस कविता से ली गई है और इसके लिखने वाला कौन है। तो हम लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कि ये जो लाइन्स हैं ये ली गई है पोएम डस्ट ऑफ स्नो से। ये नाम है कविता का, और इसको लिखने वाले विच इज़ रिटन बाय, कि जो कि लिखी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये कवि हैं इस कविता के। अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में हम लिखते हैं कि ये जो हमें लाइंस दी गई है उसके अंदर मुख्य भाव क्या है, उसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या है। तो हम लिखते हैं कि इन दीज लाइंस द पोएट टेल्स अस अबाउट अ इंसिडेंट विच चेंजेज हिज मूड विद इन फ्यू मोमेंट्स। तो हम लिखेंगे कि इन लाइंस के अंदर पोएट हमें बताता है एक घटना के बारे में, एक इंसिडेंट के बारे में, इंसिडेंट यानी घटना, इसके बारे में बताता है, विच यानी जो कि चेंजेज हिज मूड, जो उसका मूड चेंज कर देती है, विद इन फ्यू मोमेंट्स यानी कुछ ही क्षणों के अंदर उसका मूड बदल देती है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। देखते हैं कि व्याख्या में हम क्या लिखेंगे। तो व्याख्या में क्या है कि वो जो लाइन्स हमने पढ़ी जो दी गई है उनको बढ़ा चढ़ाकर हमें लिखना है, उसकी कंडीशंस के बारे में, वो क्या सोच रहा है, क्या करता है, इसके सब के बारे में हम लिखेंगे। तो ओपनिंग लाइन्स है हमारी कि द पोएम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन द बैड मूड एंड इज वॉकिंग बाय अ ट्री। कि हम लिखेंगे कि इस पोएम के अंदर ये जो पोएम है ये एक ऐसे दृश्य, सीन यानी दृश्य, एक ऐसे दृश्य पर सेट यानी स्थित है, वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड, कि जहाँ पर जो कवि है उसका मूड जो है उदास है, एंड इज वॉकिंग बाय अ ट्री, और किसी पेड़ के आसपास वो चल रहा है, अ हेमलॉक ट्री, और इस पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक इस पेड़ का नाम। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री, और हेमलॉक का जो पेड़ होता है वो पॉइजनस यानी जहरीला, जहर के समान होता है, तो जहरीला पेड़ होता है। एज ही पासेस बाय, तो जैसे ही उसके पास से गुजरता है, अ क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम, तो क्या होता है कि क्रो जो होता है, कौवा होता है, उसके द्वारा फेंक दी जाती है कुछ स्नो। स्नो कहते हैं बर्फ़ को, बर्फ़ के कण, तो छोटे छोटे बर्फ़ के कण, स्नो डस्ट यानी बर्फ़ के कण या बर्फ़ की धूल, वो उसके ऊपर फेंक दी जाती है। तो वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर्स इज़ अननोन। अब ये जो बर्फ़ है वो उसके सिर पे गिरती है या फिर कंधों पे गिरती है, ये बात क्या है, अननोन है, कोई नहीं जानता इस चीज़ को, क्योंकि कविता में भी हमें नहीं बताया गया कि जो बर्फ़ है वो कहाँ गिरती है, बस गिरती है उसके कवि के ऊपर। एज देर इज़ नो स्पेसिफिक मैंशन इन द पोएम, ये बात कविता में कहीं भी नहीं लिखी गई। मैंशन यानी बताना, यानी कविता में कहीं भी नहीं बताई गई। आल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड्स स्पेसिफिक एक्शन, और इसके बाद इसके अलावा जो पाठक है, रीडर्स यानी पढ़ने वाले हैं, वो भी संशय में छूट जाते हैं। लेफ्ट यानी छूटना, तो संशय के अंदर ही छूट जाते हैं। और क्या है, डाउट अबाउट द बर्ड्स स्पेसिफिक एक्शन, कि उस बर्ड ने, उस पक्षी ने क्या एक्शन किया था, कौन सा कार्य किया था जिस कारण से बर्फ़ गिरी, इसका भी कविता में कहीं पर मेंशन नहीं है। तो वेदर द क्रो वाज लैंडिंग शिवरिंग द कोल्ड रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच और टेकिंग ऑफ, तो वहाँ पर कौन कौन सी घटनाओं का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो क्या क्या हो सकता है कि ये जो बर्फ़ गिरी उसका कारण क्या क्या हो सकता है, कि या तो क्रो वाज लैंडिंग, या तो जो कौवा था वो उस पेड़ की शाखा पर बैठ रहा होगा, आकर बैठा होगा। शेवरिंग विथ कोल्ड, या फिर वो बर्फ़ से कोल्ड यानी ठंड से कांप रहा होगा। या रीएडजस्टिंग इटसेल्फ, या अपने आप को एडजस्ट कर रहा होगा ऑन द ब्रांच ऑफ
टेकिंग ऑफ, कि या तो शाखा के ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर रहा था या फिर टेकिंग ऑफ, या वहाँ से उड़कर गया होगा। इनमें से कोई ना कोई एक घटना हुई है जिसके कारण बर्फ़ गिरी थी। इट हैपन्ड टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द ऑथर, कि यही वो घटनाएं थी। इट हैपन्ड, इन ही घटनाओं में से किसी एक घटना ने क्या किया, कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण जो थे वो लेखक के ऊपर गिरा दिए। हियर, तो यहाँ पर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर, द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो, तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति के दो एजेंट्स हैं, दो कार्यकर्ता है, मान सकते हैं हम, दो कार्यकर्ता हैं। और वो कौन कौन है, द हेमलॉक ट्री, कि एक तो हेमलॉक ट्री और द क्रो और कौवा, आर सिग्निफायर्स ऑफ सैडनेस, ये किसको बताने वाले हैं, दुख को, एंड ग्लूम, और निराशा को बताने वाले हैं। जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वाज इन ओपनिंग सीन, जैसा कि जो पोएट का मूड है वो ओपनिंग यानी प्रथम दृश्य के अंदर दिखाया गया है। तो ये लाइंस को हम अगर लिखते हैं तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, व्याख्या हो गई अच्छी तरह। अब इसके नीचे लास्ट पॉइंट लिखते हैं हम, क्रिटिकल नोट यानी आलोचनात्मक टिप्पणी। क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक और नोट का मतलब टिप्पणी। तो इसमें हम 2 या 3 बातें लिखते हैं। पहली जो लाइन होगी उसमें लिखते हैं कि जो कवि है उसने बहुत ही आसान भाषा और प्रभावशाली, इम्प्रेसिव का मतलब प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। तुम लिखेंगे द पोएट हैज़ यूज्ड वेरी इजी एंड इम्प्रेसिव लैंग्वेज। द पोएट हैज़ यूज्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री एज सिंबल्स ऑफ सैडनेस, और कवि ने इस कविता में क्रो यानी कौवे का और हेमलॉक ट्री का दुख के रूप में, प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया है, यानी कि इन दोनों को दुख का प्रतीक इस कविता में बताया है। तो इस तरह से हमारा पहला स्टांजा का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा। देखते हैं दूसरा स्टांजा। दूसरा छंद देखते हैं हम इस कविता का, और इस कविता के दूसरे छंद में कवि कहता है, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियोड। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैंने जो घटना घटी ऊपर से बर्फ़ गिरने की, इस घटना ने मेरे हृदय को चेंज कर दिया है, मेरा मूड चेंज कर दिया है, और अब तक जो मैंने मेरे दिन का पार्ट था जिसको मैंने अफसोस में गुजार रहा था उसको मैंने सेव कर लिया या बचा लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम हैज़ गिवन, और यहाँ लिखेंगे हैड ड्यूड, बीच में डैश, डैश का मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पार्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम रेफरेंस। तो रेफरेंस वो सेम रहेगा जो हमने पहले स्टांजा में लिखा था। These lines have been taken from the poem Dust of Snow which is written by Robert Frost। इसका कॉन्टेक्स्ट भी सेम रहेगा क्योंकि इन लाइनों में भी वो उसी घटना के बारे में बता रहा है जो उसके साथ घटी थी। तो इन these lines the poet tells us about incident which changes his mood within few moments। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। For reasons unknown, अब हम लिखेंगे इसमें कि कारण तो अज्ञात हैं, अननोन यानी अज्ञात, यानी जो कारण थे उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। द ऑथर वाज हैविंग अ टेरिबल डे, कि जो कवि है वो क्या रखता है, एक उदासी भरा दिन रखता है, यानी वो उदास क्यों था इसके कारणों का कोई पता नहीं है। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली, लेकिन उसके ऊपर जो बर्फ़ गिरी उसके सिर के ऊपर, इससे उसका जो मूड था वो क्या हो गया, लिफ्टेड, वो ऊपर हो गया, यानी चेंज हो गया इंस्टेंटली, तुरंत तुरंत उसका मूड चेंज हुआ। ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड बट द रेस्ट ऑफ इट वाज सेव्ड बाय द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। हालांकि उसने क्या ऑलरेडी पहले से ही अपना दिन जो था वो बैड मूड यानी उदास भरे मनोदशा में बिता चुका था, परंतु बाकी का बचा हुआ जो दिन था वो सेव्ड यानी वो बचा लिया गया, कंप्लीट कर लिया गया बाय द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। उस क्रो और हेमलॉक ट्री जो है उसके द्वारा उसका बाकी का दिन बचा लिया गया। तो जनरली सामान्यतः हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस, कि सामान्यतः हेमलॉक ट्री और क्रो जो है वो नकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक रेफरेंसेस के लिए, संदर्भों के लिए काम में लिए जाते हैं, परंतु द पोएट यूज्ड देम इन ऑस्पिशियस थिंग्स, लेकिन कवि ने इनका प्रयोग कैसे किया है, इन अशुभ, इन ऑस्पिशियस का मतलब अशुभ, ये जो बुरी चीज़ें हैं, अशुभ चीज़ें हैं, ये क्या कर सकती है, ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू, कि ये आपके लिए
आनंद और खुशियाँ ला सकती है। एंड वन शुड बी ओपन माइंड एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेज टू ब्लेस यू। एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? ओपन माइंड यानी खुले मस्तिष्क का होना चाहिए। एंड एक्सेप्ट विच एवर, और हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नेचर जो है वो कोई सा भी रास्ता, कोई सा भी तरीका अपना सकती है आपको आशीर्वाद देने ना, आपका भला करने के लिए नेचर कोई सा भी तरीका अपना सकती है। तो इस तरह से ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम देखते हैं क्रिटिकल नोट कि क्रिटिकल नोट में हम क्या लिखेंगे। तो क्रिटिकल नोट भी सेम रहने वाला है। पहले लिखेंगे हम द पोएट हैज़ यूज्ड वेरी इजी एंड इम्प्रेसिव लैंग्वेज, कि कवि ने इस कविता के अंदर बहुत ही आसान और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। और दूसरा द पोएट हैज़ यूज्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री एज ए सिम्बल्स ऑफ सैडनेस, कि कवि जो है इस कविता में क्रो और हेमलॉक ट्री का दुख के प्रतीक के रूप में प्रयोग करता है। इस तरह से पोएम कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।